अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अख्तर अब्बासी और आप देख रहे हैं वर्ल्ड स्पोर्ट्स। मुझे मज़ीद कुछ दिन अभी शायद यहाँ रुकना पड़ जाए, तो अपने गांव में हूँ और कुछ जो मालूमात हैं जो मिलती हैं उस तरह तसलसल के साथ और उतनी रफ्तार के साथ आप तक शायद ना पहुँचा रहा हूँ, लेकिन मैं अपने ख्यालात का जो इजहार है वो आपके साथ गाय बगाए करता रहूँगा और कोशिश करूँगा 2 से 3 दिन के अंदर मैं चला जाऊँ वापस लाहौर, और जो रूटीन की कवरेज है वो आपके साथ शुरू की जाए। तो आज की जो सबसे बड़ी खबर है उसके ऊपर पहले बात कर लेते हैं कि सलमान बट, जिनकी सिलेक्शन जो हुई है एज ए सिलेक्टर, उसके ऊपर तनकीद का सिलसिला शुरू हो चुका है और पाकिस्तान के जो करता धरता हैं क्रिकेट बोर्ड के, लगता है ऐसा है कि वो मेज़ के नीचे कहीं छुप गए हैं, कोई उनका दिफा करने के लिए तैयार नहीं है। और जो कुछ लोग, कुछ सहाफ़ी ऐसे भी हैं जो कि इस हवाले से बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, जी इस्लाम हमें तौबा करने और उसको कबूल करने की कहता है, हमें फ़लाँ दर्स मिलता है फ़लाँ। यार ये मुझे समझ नहीं आती कि बिल जैसे नमक होता है ना हस्बे ज़रूरत, तो यहाँ पर इस्लाम को हस्बे ज़रूरत इस्तेमाल किया जाता है। अगर इस तरह हो तो फिर हम ये करें जो अल्लाह को मंजूर था वही हुआ। हम क्यों तनकीद करते हैं फिर पाकिस्तान टीम के ऊपर, पाकिस्तान के प्लेयर्स के ऊपर? बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका आप खामखा इस चीज़ को नहीं जोड़ा जा सकता किसी चीज़ के साथ, जिस तरह हम इस्लाम के साथ जोड़ते हैं। ठीक है, बाकी चीज़ें होती हैं, तौबा या जो इंसान के गुनाह हैं वो अल्लाह का और उस बंदे का ताल्लुक है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमने जज करनी होती हैं। और जहाँ तक सलमान बट के कैरियर की बात है, तो उनका जो उनकी एफिलेशन है बहुत सारे प्लेयर्स के साथ, कुछ वो आपको सबको पता है। क्या सलमान बट क्या वाकई पाकिस्तान के लिए बेहतर साबित हो सकते हैं? अगर ऐसा है तो जो खिलाड़ी सरेआम पकड़ा गया, जिसने एतराफ़ किया, उसको तो हम चीफ सेलेक्टर के तौर पर या सेलेक्टर के तौर पर ले आए, लेकिन सलीम मलिक उसके ऊपर अपने पाबंदी लगाई हुई है, तो उनको आज तक ये चीज़ क्यों नहीं मिली? तो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसके ऊपर सवालात हैं, सवाल या निशान लगे हुए हैं। और दूसरी जानब अब पाकिस्तान का एक और खिलाड़ी इसी तरज पर है, सलमान बट की तरज पर, उसे भी बड़ा ओहदा मिल रहा है, और वो खिलाड़ी है असद शफीक, जिसे 4 साल से तो खैर पाकिस्तान टीम में नहीं खेले हैं, लेकिन हो सकता है कि जिस तरह उनकी फॉर्म वापस आ रही है तो कम अज़ कम वो टेस्ट सीरीज़ में मज़ीद कुछ मैचेस खेल सकते थे, या उनको कम अज़ कम अलविदाई मैच खिलाया जा सकता था। अब उनको भी कह दिया गया है कि जी आप सेलेक्टर बन जाएं और रिटायरमेंट ले लें। तो समझ नहीं आती है कि एक खिलाड़ी जो खेल रहा है कि ये क्या तुकबंदी है कि वहाब रियाज भी कम अज़ कम पाकिस्तान सुपर लीग में खेल रहा था, उसको भी इस तरह कहा गया। मोहम्मद हफीज़ भी पाकिस्तान सुपर लीग में खेल रहे थे। जो करंट प्लेयर्स हैं उनको जब आप लाएंगे पाकिस्तान टीम की सिलेक्शन कमेटी के अंदर, तो ज़ाहिर सी बात है कि वो अपने मसाइल देखेंगे, उनके जिन प्लेयर्स के साथ मसले हो चुके हैं, क्योंकि वो इसी जो गैप है या इसी जो एज ग्रुप है या इसी दौरानिए के प्लेयर्स हैं, तो उनके आपस में और भी बहुत सारे मामला होते हैं जिनको आप कह सकते हैं कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इसलिए हो सकता है कि किसी के साथ असल है। जैसा कि मैं मिसाल देता हूँ कि अगर फ़र्ज़ करके इमाद वसीम को अगर या मोहम्मद आमिर को पाकिस्तान टीम का कैप्टन बना दिया जाए, तो शायद वो बाबर आजम के साथ वैसा रवैया रखेंगे जैसा कि एक तवक्को की जा सकती है। और ये भी तवक्को की जा सकती है कि शायद बाबर आजम ने इमाद वसीम को भी इसीलिए पाकिस्तान टीम में नहीं आने दिया था। तो ये जो मरहले हो रहे हैं, हमारे जो सिलेक्शन के पैमाने हो रहे हैं, जो प्लेयर्स को, करंट प्लेयर्स को जिस तरह सेलेक्टर बनाकर या पीसीबी में कोई ओहदा देकर जिस तरह चुप कराने की कोशिश की जा रही है, तो मेरे ख्याल में ये बहुत ही गलत बात है। हमारे वो प्लेयर जो कि असद शफीक हैं, ठीक है, हम ये तो नहीं कह सकते कि उनका कैरियर पाकिस्तान टीम के लिए बहुत लंबा पड़ा हुआ है, लेकिन उन जैसे प्लेयर जब आपकी टीम में खेलते हैं तो नौजवान प्लेयर्स को सीखने का मौका मिलता है। लेकिन आप उन प्लेयर्स को जो अभी करंट खेल रहे हैं, जो एज ए प्लेयर दीगर खिलाड़ियों के लिए, साथी खिलाड़ियों के लिए रहनुमा साबित हो सकते हैं, उनकी रहनुमाई कर सकते हैं, उनको अगर सिलेक्टर लगा देंगे तो ज़ाहिर सी बात है उनको रिटायरमेंट लेना पड़ेगी। और जब रिटायरमेंट लेंगे तो एक पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ा खला आ जाएगा, क्योंकि माजी के जो दीगर टीमें होती हैं, माजी के प्लेयर्स को इतना जल्दी नहीं ले आती हैं कि उसी कैप के खिलाड़ियों के साथ जिनके साथ खेले हों, आज उनकी सिलेक्शन कर रहे हों। तो इसमें और भी बहुत सारे मामलात होते हैं, निजी मामलात भी होते हैं, ज़ाती किसी के साथ दोस्ती भी होती है, किसी के साथ अना भी होती है कुछ। तो ये चीज़ें हमेशा नुकसान दे देती हैं, और ये पाकिस्तान को वसीम वक़ार के दौर से तो शायद हमने नहीं सीखा, लेकिन इससे बड़ी या इससे बड़ा नुकसान हमें शायद कभी ना मिला हो, और वो चीज़ें दोबारा हो रही हैं। तो अब देखना ये है कि
ये जो फैसले हो रहे हैं इसके ऊपर कैसे होते हैं। और आज ट्रेड के हवाले से लोग पूछ रहे हैं कि पाकिस्तान सुपर लीग में ट्रेड का मरहला कब पूरा होगा, ये तो हमें भी नहीं पता, क्योंकि कुछ मामला ऐसे हैं कि गैर मुल्की प्लेयर्स की जो रजिस्ट्रेशन हो रही है PSL ड्राफ्ट के अंदर वो भी स्लो है। ज़ाहिर सी बात है 13 दिसंबर का ऐलान तो कर दिया गया है, तो अब जब प्लेयर्स की रिटेंशन से होनी है उससे पहले पता होता है कि हमारी टीम का जो फ़लाँ प्लेयर है उसकी कैटेगरी क्या है, तो इसलिए पहले ट्रेड चल रही है। हालांकि 30 नवंबर तक ट्रेड ख़त्म हो जानी थी, लेकिन आज भी ट्रेड हुई है। तो इसका मतलब ये है कि कुछ चीज़ें एज़ पर शेड्यूल नहीं चल रही हैं, जिसकी वजह से कुछ चीज़ें आगे बढ़ती जा रही हैं। इम्कान यही है कि 1 से 2 दिन के अंदर रिटेंशन जो प्लेयर्स हैं वो उनके नाम सामने आ जाएंगे, क्योंकि जो ट्रेड है मेरे ख्याल में अब इससे अब शायद आगे ना हो, क्योंकि असल मसला ये है कि बहुत सारे प्लेयर्स की कैटेगरीज चेंज हुई हैं और बहुत सारे नए प्लेयर्स उनकी कैटेगरीज का भी फैसला होना है। और यही वजह है कि रिटेंशन जो प्लेयर्स की लिस्टें हैं वो मुरतब करने में, उनको फ़ाइनल करने में टाइम लग रहा है। और जैसे ये चीज़ें तैयार होंगी तो आपके साथ डिस्कस करेंगे। और आज लगता है ऐसा है कि पाकिस्तान के चीफ सेलेक्टर वहाब रियाज भी कोई हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं आज, तो रात गया करेंगे, 8:30 बजे के बाद शायद करेंगे। तो वो चीज़ें अगर अपडेट आई तो मैं आपके साथ उसके हवाले से भी बात करूंगा। देखते हैं कि वो क्या बड़ा ऐलान करते हैं।